सबसे पहले खबर हल्द्वानी से, जहां पर मंडी चौक इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और नकाबपोश बदमाशों ने सेल्समैन से लूट की वारदात को अंजाम दिया है, वो भी तमंचे की नोक पर। तमंचे की नोक पर लूट के बाद ये बदमाश फरार हो गए। हल्द्वानी की मंडी चौकी का ये मामला है, उसी इलाके का मामला है। एक सेल्समैन से ये लूट हुई है। नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस फिलहाल बदमाशों को जल्द से पकड़ने का दावा कर रही है। पुलिस दावा कर रही है कि वो जल्द ही गिरफ्तारी कर लेगी, लेकिन बदमाश बेखौफ कितने हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि व्यस्ततम इलाके से, मंडी चौक के इलाके से नकाबपोश बदमाश लूट की वारदात अंजाम देते हैं और फिर फरार हो जाते हैं तमंचे की नोक पर। और उनको शायद ये मालूम होगा कि पुलिस गश्त नहीं करती है, शायद उनको ये भी मालूम होगा कि पुलिस उनको पकड़ नहीं पाए, इसीलिए वो सेल्समैन से लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, फरार हो जाते हैं और पुलिस दावा कर रही है कि जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस दावा अब कर रही है। पुलिस का दावा यह भी था कि हम कानून व्यवस्था को बनाए रखे हुए हैं, कोई वारदातें नहीं हो रही हैं, लेकिन ये वारदातें तो फिर भी हो रही हैं। अब आगे बढ़ना, बात करेंगे बजट की। आज पेश होगा उत्तराखंड का बजट, आपका बजट। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगे अपने इस कार्यकाल का, और गैरसैंण सदन में बजट पेश करेगी सरकार। गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में ये बजट पेश किया जाने वाला है आज। और बजट पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। खबर यह है कि करीब 57,000 करोड़ का बजट पेश हो सकता है। पिछली बार का जो बजट था उससे बढ़कर, उससे बड़ा ये बजट, लेकिन राजकोषीय घाटा उसका अनुमान कितना होगा, कोरोना का इफेक्ट, कोरोना का असर कितना होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में अंतर कितना होगा, तो ये जो है बजट में दिखेगा। और अब सीधा आपको गैरसैंण ही लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। रवि, पहाड़ की जो जनता है उनके लिए बजट आज पेश किया जाने वाला है। बजट पर किन किन सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए राजीव, आज बजट पर पूरे उत्तराखंड की निगाहें टिकी हुई हैं। और जिस तरीके से कोरोना काल में काफ़ी जो जितनी भी इंडस्ट्री है उसको एक बड़ा नुकसान हुआ है, छोटे उद्योग और जो छोटे कारोबार हैं वो बंद होने की कगार पर भी पहुंचे हैं। उत्तराखंड में जीडीपी काफ़ी गिरी है, तो इसको देखते हुए जो ये बजट तैयार किया गया है, ये काफ़ी चुनौतियां इस वक्त जो है सरकार के सामने थी। और साथ ही साथ ये त्रिवेंद्र सरकार का जो ये कार्यकाल का ये अंतिम बजट है, और ऐसे में ये बजट चुनावी वर्ष के होने के चलते सभी वर्गों को ध्यान में रखकर भी सरकार को पेश करना है। तो चाहे महिलाओं की हम बात करें, युवाओं की बात करें, उद्योगों को लेकर, और कोरोना काल में जिस तरीके से तमाम सेक्टर्स पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, उन सब चीज़ों को किस तरीके से पूरा वापस उनको पटरी पर लाना है, इसको देखते हुए आज का जो बजट है वो तैयार किया गया है। तो ऐसे में ये इंतज़ार रहेगा कि कितना बजट आज उत्तराखंड को मिलेगा। और पिछले बजट सत्र की अगर हम बात करें तो करीब 53,000 करोड़ का बजट उत्तराखंड को मिला था। और ऐसे में चुनावी वर्ष भी है और त्रिवेंद्र सरकार इस बार बढ़कर इस बजट को पेश करेगी। लेकिन इस बजट में क्या कुछ खास होगा, किस तरीके से तमाम वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है, ये देखने वाली बात होगी। तो ठीक 4 बजे बजट पेश करेंगे जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आप और इस बार हमारे साथ रवि बने रहे, मैं आपके पास लौट रहा हूं। हमारे साथ हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजित राठी भी जुड़ गए हैं, वो फोन पर हमारे साथ हैं। अजित, इस बजट के लोक लुभावन होने की संभावनाएं कितनी ज्यादा है? राजीव, देखिए, तो सर्वविदित है कि ये चुनाव जो है, ये बजट जो है चुनावी बजट है। तो क्योंकि त्रिवेंद्र सरकार का 5वां और अंतिम बजट ये होगा और अगले साल चुनाव होना है, तो चुनाव में निर्वाचित सरकार होगी, वही अगला बजट पेश करेगी। तो इसलिए इस बार 57,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश करने की तैयारी हो रही है। और ये एक अलग बात है कि कितना बजट होना चाहिए, कितनों पे नहीं होना चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किन सेक्टर को हम छूने जा रहे हैं। ऐसा कौन सा सेक्टर है जो कोरोना काल के बाद बिल्कुल मरणासन स्थिति में आ गया है, उसको उबारने की क्या कोशिश होगी। और इस तरह से जीडीपी का आकार घटने की आशंका कितनी बनी रहेगी। सीमित संसाधनों में अधिकतर वर्गों को राहत देने की किस तरह से सरकार कोशिश करेगी। तो ये टोटल भराड़ीसैंण विधानसभा में आज इसी बात को लेकर के सरकार की परीक्षा होनी है। आखिर पलायन को रोकने के लिए क्या अजित, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है। पहला तो उम्मीद कितनी करे जनता, क्या वाकई उम्मीद करे भी या नहीं? और दूसरा सवाल ये कि जो बीते 4 बजट थे, उन बजटों को हमने भी बड़े अच्छे से कवर किया। हमने देखा उसमें यह भी कहा गया कि उद्योग भी आएंगे, लगेंगे, नौकरियां भी मिलेंगी, लेकिन क्या पहाड़ पर इंडस्ट्रीज गई हैं? क्या पहाड़ पर कंपनियां खुली हैं जिन्होंने रोजगार दिया है लोगों को?
राजीव देखिए, चूंकि पहाड़ पर इंडस्ट्री का मसला बिल्कुल अलग तरह का होता है, वो क्लाइमेटिकली और एनवायरमेंटली बहुत संवेदनशील होता है। लेकिन जैसी योजना यहाँ पिछले 10-15 साल से बन रही है कि हैवी इंडस्ट्री नहीं तो कम से कम फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से जुड़ी हुई इंडस्ट्री और ऐसी इंडस्ट्री जो पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाती हो, जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग है, तो उनको सबको ले जाया जाए। लेकिन उसमें ऐसी कोई बढ़ोतरी, ऐसी कोई बहुत एक कीर्तिमान स्थापित करने वाली बात कभी नहीं देखी गई। और सबसे खास बात राजीव ये है कि पहाड़ में पलायन रोकना और पलायन के अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा के ढांचे को मजबूत करना। अगर वहां पर हेल्थ सर्विसेज अच्छी होंगी, अगर वहां पर एजुकेशन अच्छी होगी, तो शायद पलायन को काफी हद तक रोका जा सकेगा। तो हर बार जब भी बजट आता है हम पलायन की बात करते हैं और हम सोचते हैं और हम ये कहते हैं, दावा भी करते हैं कि पलायन रोकने के लिए बजट में कोई ना कोई प्रोविजन होगा। लेकिन हमेशा यही होता है, हर साल ये हम सब यही गणना करते रहते हैं, उस तरह की चीजें आती नहीं। जी अजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप गैरसैंण में इस वक्त मौजूद हैं, आगे आपके पास आएंगे। तो आज बजट पेश किया जाने वाला है, उम्मीदें आप रख सकते हैं और शाम के करीब 4 बजे ये बजट पेश किया जा सकता है। तो उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपके लिए इस बजट में क्या क्या है, बजट की बारीकी और बजट में आपके लिए क्या क्या है वो आपको यहाँ यानी कि एबीपी गंगा पर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर दे देते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी आज ही के दिन घोषित की गई थी। गैरसैंण को आज ही के दिन ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। भराड़ीसैंण में जश्न मनाया जाएगा, दीपोत्सव होगा। दीपोत्सव आपने अयोध्या में देखा होगा, लेकिन अब भराड़ीसैंण में भी दीपोत्सव होगा। बजट पेश होने के बाद विधानसभा में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 4 मार्च 2020 को प्रदेश सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। गैरसैंण को ही राजधानी बनाने की मांग थी, लेकिन गैरसैंण को राजधानी बनाया नहीं गया। अस्थायी राजधानी देहरादून को बना दिया गया था। लेकिन त्रिवेंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला था, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन, पूर्णकालिक तो नहीं लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया और 1 साल पूरा होने पर दीपोत्सव आज होगा। भराड़ीसैंण में प्रदर्शनकारी ग्रामीणों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन और राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपवास पर बैठे। धस्माना ने बताया कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि पहाड़ों की महिलाओं पर लाठीचार्ज कर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासियों की सड़क चौड़ीकरण की छोटी मांग को त्रिवेंद्र सरकार पूरा करने के बजाय वहां के लोगों पर लाठीचार्ज करवा रही। अब हरिद्वार का रुख करें। आज यहां जूना अखाड़े की पेशवाई निकलेगी। पेशवाई में कई चीजें आकर्षण का केंद्र होंगी। यहां पर कुमाऊनी संस्कृति, गढ़वाल की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। पेशवाई के दौरान साधु संत कोरोना के नियमों का पालन करते हुए दिखाई देंगे। मास्क लगाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो हरिद्वार से खबर, आज जूना अखाड़े की पेशवाई निकली। कल निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली थी, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे। और आज जूना अखाड़े की पेशवाई निकलेगी। हमारे संवाददाता पंकज इस खबर पर हरिद्वार से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। पंकज, कितने बजे पेशवाई निकलेगी, कौन वहां पर मौजूद हो सकता है जब भी पेशवाई निकलेगी? कल तो मुख्यमंत्री थे, तो आज कौन हो सकता है और किस तरह से निकलेगी, क्या क्या रंग देखने को मिलेंगे, वो आप बताइए। बिल्कुल राजीव, देखिए पेशवाई के लिए तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही हैं जूना अखाड़े में। और जूना अखाड़ा जो हरिद्वार में जितने भी अखाड़े हैं उनमें सबसे बड़ा अखाड़ा होता है और सबसे ज़्यादा नांगे बाबा जूना अखाड़े से ही संबंधित रखते हैं। और यहाँ पर भी हरिद्वार में तमाम जो रमता पंच है उनका पिछले कई दिनों पहले ही आगमन हो गया था, तो अभी वो छावनी में रुके हुए हैं। वहाँ पर जो पहले की प्रक्रिया होती है, जो उनके इष्ट देवता होते हैं अखाड़े के, उनका पूजा पाठ चल रहा है। और तकरीबन 1:30 बजे के करीब वो सब छावनी के रूप में और एक जुलूस के रूप में शहर भर में भ्रमण करते हुए जो जूना अखाड़े की छावनी है वहां पर पहुंचेंगे और शहर में एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि कुंभ की अब विधिवत शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि जो पूरी तरह से जूना अखाड़ा जब पेशवाई करता है तो उसमें जो उनके इष्ट देवता होते हैं उनको डोलिये के साथ लाया जाता है और फिर अखाड़े में लाके स्थापित किया जाता है। फिर कुंभ के शुरुआत तक और कुंभ के शुरुआत से लेकर कुंभ के आखिरी तक उन इष्ट देवता की पूजा की जाती है। और ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं जो भी नांगे बाबा, साधु बाबा होते हैं। उसी लिए जुलूस आज निकलेगा, पेशवाई निकलेगी। और तकरीबन 1:30 बजे के करीब ये जो ज्वालापुर की पांडोवाला है वहाँ पर ये छावनी बनी हुई है, वहाँ पर मौजूद हैं। और अभी फिलहाल वहाँ पर तमाम संतों का आवागमन का सिलसिला शुरू हो गया है,
क्योंकि आज बजट किया जा रहा है भराड़ शहर में, इसलिए सरकार की ओर से कोई भी मंत्री या विधायक या कोई भी बड़े जो वीआईपी लोग हैं वो मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन जितने भी बड़े साधु संत हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने से आते हों, वो इसमें रहेंगे। जूना अखाड़े के साथ जो अग्नि अखाड़ा है और किन्नर अखाड़ा, क्योंकि किन्नर अखाड़ा पहली बार इस पेशवाई में शामिल हो रहा है और हरिद्वार में पहली बार ये शाही स्नान भी करेगा, तो इसलिए किन्नर अखाड़ा मुख्य रूप से इसमें मौजूद रहेगा। उसके साथ साथ ही अग्नि अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर और जो जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर आदेशराज गिरिजी महाराज वो इसमें मौजूद रहेंगे। तमाम जुलूस निकाला जाएगा और एक रौनक जो शहर में यानी कि भव्य पेशवाई कुल मिलाकर होने वाली है। पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जूना अखाड़े की पेशवाई है, किन्नर अखाड़ा के भी रंग दिखेंगे, अग्नि अखाड़े के रंग भी यहाँ देखने को मिलेंगे। इससे पहले हरिद्वार में कल के दिन निरंजनी अखाड़े की पेशवाई हुई, महाकुंभ की शुरुआत इससे हो गई और आपको पेशवाई की 6 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, पेशवाई के दौरान रमता पंचों की टोलियां नजर आई। रमता पंच नागा साधु कुंभ की शान है और इसके साथ ही डोली पर सवार संत की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो वहां पर हाथी पर सवार संत भी पेशवाई का हिस्सा रहे। हरिद्वार महाकुंभ में आस्था के रंग। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश। ऊंट, हाथी, चांदी के सिंहासन और रथ की सवारी। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के साथ ही महाकुंभ की शुरुआत हो गई। पेशवाई के साथ चल रहे अखाड़ों के साजो सामान आकर्षण का केंद्र है। कई लोग सोचते हैं कि पेशवाई होती क्या है। दरअसल देश भर के जो साधु संत हैं वो कुंभ के लिए जब कुंभ नगरी में आते हैं तो ये सारे अपने अखाड़े में पहुंचते हैं और अखाड़ों में पहुंचने के बाद वो कुंभ की अस्थायी नगरी में जिस दिन शिफ्ट होते हैं उस शिफ्ट होने की प्रक्रिया को पेशवाई कहते हैं। 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़ों में सबसे पहले आज निरंजनी अखाड़े की पेशवाई हुई है और आप देखिए सबसे आगे किस तरीके से भगवान शंकर के बारात में जैसे डमरू लेकर लोग निकले थे, उसी तरीके से डमरू लेकर जो साधु संत सन्यासी हैं वो पेशवाई के आगे आगे चल रहे हैं और इस पेशवाई में इस डमरू से लोगों को जताया और बताया जाता है कि पेशवाई निकल चुकी है और इस पेशवाई के साथ ही कुंभ की शुरुआत भी हो चुकी है। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। संतों के ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। 25 बैंडबाजों में 100 लोगों की टीम है जिसने समा बांध दिया। महाकुंभ के शाही स्नान से पहले सभी अखाड़ों के रमता पंच देश के अलग अलग हिस्सों से मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और पेशवाई के माध्यम से अखाड़ों तक पहुंचते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही, यही चीजें अखाड़ों की पहचान है। ऐसी शोभा यात्रा मुझे लगता है कि हरिद्वार में आपको अद्भुत मिलेगी और लोग याद रखेंगे कि पंचायती खास एनर्जी की और भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार क्योंकि आगे डमरू बज रहा है। डमरू की शुरुआत कब से हो? बस कुंभ से हो गई, आज से हो गई, आज से कुंभ का आगाज हो गया। पेशवाई में एक तरफ हजारों की संख्या में संत शामिल हुए तो वहीं कई बड़ी हस्तियां भी पेशवाई का हिस्सा बनी। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण भी पेशवाई में शामिल हुए। कुंभ की तैयारी तो आप इस पेशवाई को देख करके आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे, तो यदि कहीं थोड़ी बहुत कमी भी होगी तो हमारे संत बहन या इस तरह के तपस्वीगण अपना पूरा कर देंगे।
निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकलने से कुंभ का भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है। कुंभ में जितनी भागीदारी साधु संतों की होती है, लगभग उतनी ही भागीदारी आम जनता की भी होती है और यही वजह है कि जब पेशवाई निकलती है तो पेशवाई में साधु संतों का स्वागत फूल बरसाकर होता है। आप देखिए, मैं जिस जगह मौजूद हूँ, यहाँ जो स्थानीय नागरिक हैं वो फूल भी बरसा रहे हैं। साधु संतों के लिए और पेशवाई में शामिल लोगों के लिए पानी की व्यवस्था है। माले यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि माला लेकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये बिल्कुल सामने जो दिखाई दे रही है ये डोली है। डोली यानी कि किसी भी अखाड़े के जो गुरु होते हैं उन गुरु की एक मूर्ति रख करके पेशवाई के आगे आगे चलते हैं और इसके पीछे पीछे जो अखाड़े से जुड़े साधु सन्यासी हैं वो सारे साधु सन्यासी भी पीछे चलते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पेशवाई में शामिल होने पहुंचे। सीएम ने कहा कि कुंभ सनातन धर्म संस्कृति के शिखर का पर्व है। कुंभ के अनेक रूप हैं और मैं मानता हूं कि हिंदू समाज में सामाजिक समरसता ये बहुत जरूरी है और कुंभ के माध्यम से हिंदू समाज के सभी घटक सब एक हैं, ये संदेश कुंभ के माध्यम से दिया जाए। अखाड़ों के संत घोड़े, रथ, हाथियों पर बैठकर गाजे बाजे के साथ जुलूस में शामिल हुए। जगह जगह पर इनका स्वागत किया गया। हिंदू धर्म में हाथी को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है और किसी भी शुभ काम की शुरुआत भगवान गणेश का नाम लेकर होती है। यही वजह है कि आज जो पेशवाई निकली है, इस पेशवाई के अगुवाई में एक हाथी चल रही है और आप देखिए किस तरीके से जो संत बैठे हुए हैं वो शंख बजा रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। और इस हाथी के ठीक पीछे पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की धर्म ध्वजा चल रही है। धर्म ध्वजा मतलब किसी भी अखाड़े की पहचान, और उस पहचान को देखिए लेकर के जो स्वयंसेवक हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और इस धर्म ध्वजा के पीछे पीछे बैंड है, बैंड के पीछे साधु संत है और उसके पीछे तमाम सारे ऐसे रंग हैं जो रंग बताते हैं कि कुंभ आ गया है, कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। पेशवाई में शामिल होने वाले नागा सन्यासी एक आकर्षण का केंद्र होते हैं, जिनके दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पेशवाई में शामिल होते हैं। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रणवीर सिंह की रिपोर्ट। तो निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के साथ ही हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। पेशवाई के दौरान कुंभ की रौनक देखते ही बन रही थी। लोग साधु संतों को देख रहे थे, उनसे आशीर्वाद ले रहे थे और खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे थे कल और इस दौरान निरंजनी अखाड़े के इष्ट देवता और साधु संतों से आशीर्वाद लिया और उसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में हो रहे कुंभ के कामों का निरीक्षण किया। सीएम ने कुंभ के अस्थायी और स्थायी कार्यों का निरीक्षण किया, जानकारी ली। तो निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के दौरान आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज से बात की हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई आज धूमधाम से निकल रही है। तमाम आचार्य महामंडलेश्वर यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज जी हैं। महाराज जी, बहुत धूमधाम है और कुंभ की शुरुआत हो गई है, किस तरह का माहौल अभी लग रहा है और आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? आप देखिए, आज हमारे अखाड़े की आज पेशवाई है और इस पेशवाई के माध्यम से हम अपने मौलिक सिद्धांतों का दर्शन आपके द्वारा पूरी दुनिया को कराने जा रहे हैं। हमारे अखाड़े के जितने भी यहाँ मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, पूज्य सभी श्री महंत हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे सबके सब अष्ट कौशल हैं, कोठारी हैं, भंडारी हैं, कारोबारी हैं, सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। हमारे साथ हमारे मित्र और हमारे छोटे भाई, हमारे आनंद अखाड़े के आचार्य परम पूज्य बालकानंद जी महाराज, हमारे निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पूज्य परमानंद जी महाराज और हमारे अखाड़े की साध्वी महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति जी, हमारे अखाड़े के सभी महामंडलेश्वर देख रहे हैं कि परंपरा का जो ज्ञान है हम उसको कैसे दुनिया को कराएं। हम भारतीय संस्कृति की ज्ञान, भारतीय संस्कृति की पहचान
हम पूरी दुनिया में कैसे कराएं। तो उसको लेकर के यह संस्कृति, यह संस्कार भारतीय परंपराओं में अनादिकाल से स्थापित है। आचार्य जी, हमारी जो सनातन धर्म की परंपरा है सर्वोपरि है, किस तरह से आप लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो कुंभ में आए, आप लोगों के दर्शन करें और सौभाग्य प्राप्त करें? मुझे लगता है कि एक साथ हजारों लाखों महात्माओं का दर्शन, हजारों लाखों महात्माओं का स्वागत, हजारों लाखों महात्माओं का आशीर्वाद भक्तों को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि आपके द्वारा सभी लोग आमंत्रित हैं, सब आएं और कुंभ का दर्शन करेंगे। थे आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुंभ में सौभाग्य प्राप्त होता है और तमाम जो श्रद्धालु आएंगे वो गंगा में स्नान करें और कुंभ जो 12 वर्ष बाद आता है उसमें माँ गंगा में स्नान करके अपना सौभाग्य प्राप्त करें और पुण्य प्राप्त करें। हरिद्वार से सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण विधानसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने घाट नंदप्रयाग सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर आंदोलन पर सरकार को घेरा। हरीश रावत से बात किया हमारे संवाददाता रवि कैंथोरा। गैरसैंण में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आप यहां पर आए हैं, बजट सत्र चल रहा है, पहले तो आज 3 दिन की कार्रवाई पूरी होने वाली है, उसे किस तरीके से देख रहे हैं? ये पूरी तरीके से निराश करने वाली कार्रवाई है और एक आक्रोश पैदा करने वाली कार्रवाई है। आपने राज्यपाल का अभिभाषण केवल गप्पेबाजी, कहीं कहीं तथ्य नहीं, कोई आशा पैदा करने वाला अभिभाषण नहीं, और अब बजट भी उसी का दोहराव होने जा रहा है, उसी की कॉपी होने जा रहा है। और आपने शुरुआत ऐसी की यहाँ कि आपने अपने लिए सड़क की चौड़ीकरण की मांग कर रहे लोगों के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर लाठी चलाई, जो बहुत निंदनीय है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। जश्न किस बात का कि हम बड़े गप्पेबाज साबित हुए? अरे पिछले साल का बजट देख लो, पिछले साल के बजट का मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इस मार्च तक भी जो है 40-45% पैसा खर्च नहीं हुआ होगा। स्वीकृतियों की स्थिति यह है कि हमारे समय में जो 311 सड़कों में सब पैसा मंजूर हो गया था, पेड़ कट गए थे, समरेखन हो गया था, मतलब वन अधिनियम की अनुमति मिल गई थी, तो उनमें अभी तक काम नहीं शुरू करवा पाए हो। एक सड़क सिड़ाखर के लोग यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं जो है, तो ये विकास की स्थिति है। तो ये जो बजट आगे भी है ये निराश करने वाला बजट होगा। वस्तुतः जो है जब कल बजट प्रस्तुत होगा उसके बाद घाट जा रहे हैं। मैं और अपने भाई बहनों से वहाँ क्षमा चाहूँगा कि हमारे राज्य में ऐसी सरकारें भी आ रही हैं जो ग्रामीण महिलाओं के ऊपर, जिन्होंने जो केवल एक सड़क की मांग को लेकर के यहाँ आई हैं, उनके ऊपर बर्बर लाठीचार्ज किया है। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो गैरसैंण के विधानसभा परिसर में पहुंचे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाया है कि जिस तरीके से घाट नंदप्रयाग वाली मोटर मार्ग को लेकर जो ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे थे और उन पर जिस तरीके से पुलिस ने लाठियां बांधी है वो बेहद बर्बरतापूर्ण है। और कल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इसी बात को लेकर घाट भी उन ग्रामीणों से मुलाकात करने जा रहे हैं। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथोरा, एबीपी गंगा, गैरसैंण।